चलो भाई सब लोग शुरू करें आज की नया चैप्टर क्रिया, है ना। 1 महीना चलेगा। क्या पढ़ना है? क्रिया। 1 महीना क्रिया पढ़नी। पढ़ के आया बच्चा तुम? तुम्हारी हालत तो लग रही है तुम पस्त हो। अच्छा तुम मनन कर रहे हो ताकि मैडम के जवाब दे पाओ। अच्छा करारा जवाब। ठीक, वेरी गुड, ये तो और अच्छी बात है। क्यों आज ही तो बताना है। ये लो। अरे बच्चे सब जानते हैं। आज शुरू करते हैं हम लोग। बहुत मोटा है यार। कुछ कुछ उड़ क्यों जा रहा है? क्रिया, ठीक है। क्रिया, पहले इसका क्वेश्चन आता है, क्रिया किस धातु से बना है? क्रिया शब्द पहले बताओ। धातु का अर्थ, धातु का अर्थ पहले बताओ। धातु का अर्थ बोलो पहले। किसका मूल? क्रिया का मूल शब्द, बस इतनी बात बोलनी है। जैसे चीनी का मूल शब्द क्या है? गन्ना। और गुड़ का? वो भी गन्ना। मिश्री का मूल शब्द, यानी जितनी क्रियाएं हम बनाएंगे वो क्रिया किससे बनी है उसका मूल रूप ही कहलाता है धातु। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। दूसरा, क्रिया शब्द क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है करना। ठीक, करना। तो क्वेश्चन तो सीधे सीधे आते हैं, सीधे सीधे आपको मैंने बता दिया। अब हमको ये बताइए क्रिया की परिभाषा कहाँ कहना लिखा है, तो सही करो उसको। और याद रखिएगा बुकलेट में सब कुछ, इस चैप्टर को आप सब लिखेंगे। बुकलेट में बहुत पुराना है और आपको बुकलेट वाला थोड़ा देखना है, अपनी कॉपी पे लिखना है। ये याद रखिएगा, ये चैप्टर पूरा लिखना है आपको अपने हाथ से। वो बुकलेट देखते रहो, आएगा नहीं समझ में, क्योंकि क्रिया चैप्टर पूरा हाथ से लिखना है। नहीं लिखोगे तो तुम समझोगे हम एक भी नहीं सही कराएंगे, बुकलेट में एक भी लाइन नहीं सही कराएंगे, इसलिए सब लोग लिखेंगे। आई बात समझ में? हाँ बुकलेट किनारे रख दो, क्योंकि उसमें बहुत सारा फैलाव है। हम अभी पढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारा शॉर्ट में पढ़ाएंगे, वो इतना सारा फैलाना नहीं है। क्या करना है, बहुत सारी चीजें शॉर्ट में पढ़नी है। अब बताओ क्रिया की परिभाषा बोलो भाई। क्रिया की परिभाषा बताओ। किसी कार्य का होना या करना पाया जाए। वेरी गुड, लिखते हैं यही।
ये बताओ, दो चीजें हैं इसमें, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। अगर आपने नहीं बताया तो आपको इस क्लास में मत बैठिए, फिर आप आराम से बाहर तफरी कीजिए, नजारे देखिए, शायद वो काम आएगा। मैंने पहले भी बताया था, क्रिया चैप्टर सारे व्याकरण का बाप है, बाप का भी बाप। ये अगर नहीं आएगा तो भूल जाइए, काल, वाच्य, वाक्य कुछ नहीं आएगा, सब जीरो। ये याद रखिएगा, क्योंकि इसी से लिंग भी निर्धारित होता है बहुतों का, तो इसलिए अच्छे से पढ़िए। हमको ये दो चीज बताओ, एक वाक्य में, एक वाक्य दो जिसमें मुझे ये दिखाओ कि ये क्रिया का होना है, और एक वाक्य दो जिसमें ये बताओ कि क्रिया का करना है। ये क्या है, तो होना क्या है, जो अपने आप, दांत निकलना, ठीक, बाल झड़ना, भूख लगना, खाना खाना, अपने आप। कुछ बातें समझ में आई? कोई तुम्हें पसंद आ जाए तो ये क्या है, होना कि करना, और उसका पीछा करोगे तो ठीक। ठीक है, तो इसको लिखते हैं ना। तो अब देखो, संसार की सारी क्रियाएं, सभी क्रियाएं दो भागों में बटी हैं। बटी हैं, ठीक है। एक स्वतः क्रिया, स्वतः भी बोल सकते हो, प्राकृतिक भी बोल सकते हो, और दूसरी कृत्रिम या ऐच्छिक क्रिया। बात की करेंगे, स्वतः या प्राकृतिक की। लिख नहीं पाए, जल्दी जल्दी लिखो, साथ साथ चलना है, हम छोड़ के आगे निकल जाएंगे। लो भैया, हम तो लगता है कि घटोत्कच के पुत्री हैं कि पूरा ब्लैक बोर्ड छापे हैं। कहाँ है कि पुत्री? नहीं बेटा, कुर्सी फ्लो नहीं आता, जैसे किसी को देखने पे ना ही मजा आती है, तो उसी तरह पढ़ाने बैठ के मजा नहीं आता ना, हमें नहीं आता, तुम्हें आए वो बात अलग है। अब तुम लोग तो लेटे लेटे पढ़ लेते हो, हैं? हम लोग को टीचर नहीं बनना, ठीक है। क्या बता रहे हो, थोड़ा सा है तो बेटा, ये तो बात सच है, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, पढ़ने के बाद वो पूरा समझ में आए और उसके शीशे में उतारना है, तब ना बात बनेगी। ऐसे तो चुनिया वाला नालायक कहीं का। चलो बात करते हैं आगे। दुनिया की जितनी क्रियाएं हैं उसे हम दो ही भागों में बांटेंगे, एक हम बांटेंगे स्वतः क्रिया और एक हम बांटेंगे कृत्रिम क्रिया। इसे ही व्याकरणाचार्यों ने दो नाम से बांटा है, होना और करना। तो आप पहली जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे स्वतः क्रिया, स्वतः क्रिया। डांट नहीं रहे बेटा, केवल आप लोग ये चैप्टर अच्छे से लिख लो, तो बुकलेट में कुछ चीजें इधर से उधर हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? आपको ऑर्डर नहीं दे रहे, आपके भले के लिए कह रहे हैं, उसे कॉपी में लिखिएगा, ठीक? अगर कोई चीज मैच नहीं करी तो उसमें काट पीट नहीं कर पाओगे, इसलिए 4-5 पन्ने के अगर है तो उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है? स्वतः क्रिया,
तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखें, जो क्रिया किसी प्राकृतिक नियमानुसार, बेटा बात नहीं, अपने आप होती है, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, नियंत्रण या इच्छा का प्रभाव नहीं होता, प्रभाव नहीं होता, उसे स्वतः क्रिया या प्राकृतिक क्रिया या क्रिया का होना कहते हैं। ये लाइनें नहीं आएंगी तो कर नहीं पाओगे आगे, याद रखना। किसी को किसी भी प्राणी की इच्छा का प्रभाव नहीं है। ये धूप निकली है और तुम चाहते हो कि ये धूप ना निकले, तो तुम में से इच्छा हो रही है कि ना निकले, तो क्या तुम इसे रोक सकते हो? हाँ, इतनी उमस हो रही है, चाहते हो कि हवा चल जाए, चला लोगे? नहीं, तुम्हारी इच्छा का तुम्हारा नियंत्रण कुछ नहीं होगा। ये एक प्राकृतिक नियमानुसार होगा। उसका मन होगा ये प्रकृति का, वो हवा बहाएगी, वो धूप निकालेगी या धूप को नहीं देगी। ठीक, तो प्राकृतिक नियमानुसार जितनी क्रियाएं अपने आप होंगी, वो समझ जाना कि वो सारी होती हैं कौन सी? स्वतः या क्रिया का होना। हम चाह ले कि हमारा बच्चा 3 साल में बोलने लगे, तो ये संभव नहीं है। हो सकता है किसी का 5 साल में बोलता है, किसी में 4 साल। हम चाह ले कि हमारा बच्चे के दांत अभी निकल जाए, अभी उसके सारे बाल निकल जाए, ये संभव। खाना सामने रखा होता है लेकिन इच्छा नहीं होती, भूख नहीं लगती, नहीं जागती, तो वो खाना भी खाया नहीं जाता। यानी ये सारी क्रियाएं दुनिया में क्या है? क्रिया का होना। आपने देखा है ये चीज, सुना है ना? और सुनी हुई चीजों पे व्याकरण का कोई प्रभाव नहीं होता। अपवाद आप मानते रहिए, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि तरंगे कुछ ऐसी होती है। अगर संगीत एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम प्रकृति में प्रलय तक ला सकते हैं। भगवान शिव ने तांडव ही किया था तो आपको ये अ आ ई मिला था, ये सत्य है। तानसेन की तरंगे सितार वादन ऐसा था कि वो प्रकृति के नियमों में अपनी इच्छा अनुसार नहीं, उसको मजबूर करते थे, लेकिन फिर तबाह भी होते थे। हाँ, जिस तरह से धरती पे भूकंप का सिद्धांत काम करता है, नीचे से चीज ऊपर नहीं जाती, ऊपर से नीचे आती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण पढ़ते हो, तो सिद्धांत काम करता है, बिना सिद्धांत के नहीं। तो याद रखिए, जब व्याकरण पढ़िए तो आप व्याकरण के दायरे में रहिए, दिमाग में आपके बहुत सारी चीजें आएंगी, मगर अगर आप पेपर के लेवल पे रहेंगे तो आप सीख पाएंगे। और अगर आपको बहुत बड़ा विद्वान, विदुषी और पीएचडी लेवल का बनना है तो उसके लिए सर से कह दीजिए, एक स्पेशल क्लास लगवा देंगे, क्योंकि उसके तो विशारद हैं ही है ना, इसीलिए हम बता रहे हैं। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो हम सब समझा देंगे कि कहाँ कैसे काम करता है। मगर ये आपका मेथड नहीं है, आपका मेथड ये है, आपको यहां से वहां जाना है, तो इसमें समय खराब नहीं करना है। ये एक दो चीजें याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि क्रिया का होना क्या है। सिर्फ वो परिभाषा सुनाते हैं हमको, सिर्फ परिभाषा। हम जिस भी बच्चे से पूछते हैं ना, तो वही कहता है क्रिया का होना और क्रिया का करना, और अभी आगे बताना, अभी आगे ज्ञान आएगा, उस पर बात करना। जो ज्ञान वाली चीज है उस पर नहीं बोलते हो, और बेकार चीजें जो होती है उस पर तपाक तपाक तुम लोग के मुंह से बोली निकलती है, तो आप बताना। तो दूसरा नंबर 2, कृत्रिम या ऐच्छिक क्रिया। इसको ऐच्छिक क्यों बोला?
क्योंकि इच्छा पे आधारित होती है ये। कई बार बोला मैंने, ऐच्छिक क्रिया है। इसका एग्जाम्पल लिखा दे ना, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, आप घुमा सकते हो, आप घुमा सकते हो। चीन ने कृत्रिम बारिश पैदा की, लेकिन उस कृत्रिम बारिश से कितनी चीजें उन्होंने प्रकृति में तबाही लाई, ये आपने देखा, ये आपने नहीं पढ़ा। तो आप ये कह दीजिए कि चीन बारिश करवा सकता है, ये गलत आप वे में जा रहे हैं। प्रकृति का जो नियम है उसे आपने अगर तोड़ा, उससे केवल तबाही होती है, सिर्फ तबाही होती है, ये याद रखिएगा। इधर का उधर हम लोग ने बहुत सारी, हम मूवी की बात नहीं करते हैं, आप शोध पढ़िए। बहुत सारे लोग, भारत के लोगों को आपने सुना होगा, यहाँ के लोगों का शरीर जो है हर तरह के वातावरण में डेवलप होता है। हम लोग 3 मौसम, 6 तरह के मौसम, कितने सारे अनाज, कितने सारे तिलहन ये सब यूज करते हैं। हमारी बॉडी पे जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो हम विश्व के सभी प्राणियों में श्रेष्ठ साबित होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसे ऑर्गन है जो, या यूं कहिए कि उस ऑर्गन का ऐसा प्रभाव है कि विश्व का कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक मौसम का आदी होगा, एक खाने का आदी होगा, मगर आप जाने कितने खाने, कितने मौसम, कितनी परिस्थितियों के आदी हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो जो अपहरण के केस होते हैं, या आप जो शोध जो निकाले जाते हैं ऑर्गन होते हैं, या जो चमड़ी सप्लाई का काम होता है, वो भारत से ज्यादा होता है। पढ़िए, पढ़िए इसको। आप अगर सच में विद्वान हैं तो इन चीजों को पढ़िए, आपको पता चलेगा। ठीक है, आपको लगता है हिंदी वाले हैं हम, तो हमें हिंदी के अलावा ज्ञान नहीं है, बहुत ज्ञान है बेटा। हम वो पत्रिकाएं पढ़ते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब आपका पता है कि है, जैसे वंडर लाइफ, ठीक है, इसमें बहुत सारे शोध आते हैं। स्कूलीज जैसे कहते हैं कि यथार्थ सत्य, बहुत छोटी छोटी पत्रिकाएं हैं, लेकिन इन पत्रिकाओं में बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो हम लोग जानते नहीं है। तो इनको हम लोग जानते तभी बच्चों तक रखते हैं। तो खैर वो एक अलग बात है। इस पे आते हैं, ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया, आपने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, इसके अलावा बोलो। मक्खी भिनभिनाती है, ये ऐच्छिक है कि क्रिया का होना है कि क्रिया का करना है? मक्खी भिनभिनाती है, मक्खी की इच्छा है, यानी उसकी इच्छा होगी तो वो भिनभिनाएगी, आवाज निकालेगी, और नहीं होगी तो वो इसमें आ सकता है। ठीक है, यानी अगर हम इसकी बात करें तो जो क्रिया किसी प्राणी के द्वारा उसके नियंत्रण या इच्छा पर आधारित हो, तो इसे हम एक दे सकते हैं, जैसे मक्खी भिनभिनाती है, या हाथी गन्ना खाता है। एक ऐसा वाक्य बोलेंगे जिसपे उसकी इच्छा का प्रभाव हो या किसी के नियंत्रण में हो। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये इतना काला क्यों हो गया ये? ठीक, तो अब बात करो कि ये तो क्रिया हो गई, परिभाषा मैंने साबित कर दी, क्रिया का होना और क्रिया का करना। अब वाक्य पे आओ, वाक्य में कितने तत्व प्रमुख होते हैं? एक वाक्य बनाने के लिए कितने तत्व चाहिए?
कर्ता, कर्म और क्रिया, ये एक एक करके पढ़ना है हमें। एक वाक्य बनाने के लिए हमको यही 3 चाहिए, ये याद रखिए। वो किस रूप में आएगा, कैसे आएगा? अब सबसे पहले कर्ता की बात कीजिए, ठीक है। कर्ता किसको कहते हैं? हैं? कर्ता किसको कहते हैं? जिसके द्वारा, कर्ता में आता कौन है? प्राणी, इसके अलावा कोई नहीं, इसके अलावा कोई नहीं आता है। चलो जीडी का एक क्वेश्चन बताते हैं, पहले वो क्वेश्चन देख लो फिर हमको बताना। सभी बोला, सभी, बाकी नहीं है। इस वाक्य में कर्ता कौन है, जो मुझे बताइए। तो मतलब इस वाक्य में कर्ता कौन है? अच्छा, और इसमें पता? इसमें घोड़ा वाला वाक्य है, ये जीडी का क्वेश्चन है और इसका आंसर यही है। फिर सूर्य यहाँ क्या है? वस्तु, इच्छा है, और सूर्य की कोई इच्छा। तो सबसे बड़ी लाइन आप समझिए जो कि किताब में लिखी हुई है, जब कोई प्राणी अपनी इच्छा अनिच्छा के अनुसार क्रिया को करता है तो वो कर्ता कहलाता है। यानी कर्ता होने के लिए पहले उसकी क्या होनी चाहिए? इच्छा। और इस पंखे की इच्छा नहीं है, उस पौधे की इच्छा नहीं है। अभी जाओ वहां से अमरूद तोड़ो, फूल फल तोड़ो, वो कहेगा ए क्यों तोड़ रहे हो? कहेगा? तुम उसको हिला दो, तोड़ दो, वो तुमसे आओ हम तुम्हें हिलाते और नोचते हैं और देखो कैसे तुम कहोगे। तो जिसकी इच्छा होगी वही करता होगा, और जिसकी इच्छा नहीं है वो, ठीक है, मानो करता, उसमें हम क्या करें? हाँ, सिर्फ पदार्थ, अभी वो भी जवाब मिलेगा, वो भी, ठीक है। तो कर्ता की डेफिनेशन लिखेंगे, जब क्रिया किसी प्राणी अर्थात पशु पक्षी जीव जंतु और मनुष्य के द्वारा हो, जिस पर प्राणी की इच्छा अनिच्छा का प्रभाव हो,
तो उस प्राणी को कर्ता कहते हैं। याद रखना, कर्ता की डेफिनेशन ये किताब में दी है और विद्वानों की किताब में दी है। लाख अपना माथा फोड़ लो, कर्ता वही होगा जिसकी इच्छा होगी और जो इन पांचों की कैटेगरी में आएगा। अब इनका क्वेश्चन अपनी जगह बिल्कुल सही है कि जब प्राणी ही कार्य कर सकता है तो निर्जीव वस्तुओं के साथ हम क्रिया क्यों लगाते हैं? एक्सप्लेन। वो करता नहीं है, फिर क्यों लगाते हैं? इस पे बात करो, इस पे बोलो, हम सुनेंगे। इस पे नहीं बोलोगे, ये नहीं ज्ञान आता है, किताब ही नहीं है, कहां से बोलोगे? सीधी बात, लिखने वालों ने कुछ लिखा ही नहीं तो बोले कहां से? चलो तो फिर ट्राई करते हैं। फिर तुम बताना, ये पंखा उतारो और इसके एक एक पुर्जा निकाल दो। मुझे वो पुर्जा दिखाना, जैसे हम तुम्हारी बॉडी से जान जाएंगे कि तुम पुरुष हो, हमारी बॉडी से जान जाएंगे कि हम स्त्री हैं। इसका एक एक पुर्जा उतारो और मुझे बताना कौन सा पुर्जा पुरुष जैसा है? तुमको कैसे पता कि ये पुरुष है? कौन सा पार्ट उसका झलक रहा है पुरुष वाला? क्रिया बता रही है, मतलब पार्ट नहीं है ना। हम जो पूछ रहे वो बताओ, पार्ट नहीं है ना, उसका पार्ट नहीं बता सकता ना। जैसे ये मैंने चप्पल पहन रखी है, ठीक है, कई लोगों ने चप्पल पहन रखी है, ठीक है, तो उसका एक एक पुर्जा फाड़ फाड़ के निकालो, वो स्त्रीलिंग है। वो कैसे? बॉडी से, इच्छा से। अब ध्यान से सुनना, दुनिया के जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो और चाहे वो मानव निर्मित हो, दो चीज याद रखना, एक भगवान के द्वारा बनाए गए पदार्थ हैं और एक मनुष्य के द्वारा। उन सारे पदार्थों का कोई लिंग नहीं होता, उनको दो भागों में बांटा गया है क्रिया के द्वारा। इसीलिए निर्जीव पदार्थों के साथ क्रिया शब्द लगाई जाती है, सिर्फ उन्हें दो भागों में बांटने के लिए। और उन दो भागों का नाम है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और ये अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकते। पेड़ पुल्लिंग है, पेड़ होता है, मैंने बोला ना, क्रिया के द्वारा। तो निर्जीव पदार्थों का कोई लिंग नहीं होता, उसे क्रिया शब्द लगाकर दो भागों में बांटा गया है। तुम्हारी ये मूंछ स्त्रीलिंग है ना, तुम्हारे होंठ पे क्या कर रही है? ये व्याकरणाचार्य बता के गए कि ये स्त्रीलिंग शब्द है, मगर ये बाल, ये मान लो कि जैसे सिंदूर, ये पुल्लिंग है। अब ये हमारे पास क्या कर रहा है? यहां पहुंच जाना चाहिए, और तुम्हारी मूंछ हमें दे दो। पुल्लिंग के पास पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के पास स्त्रीलिंग। तो ये कोई नियम नहीं है कि पुल्लिंग के पास पुल्लिंग रहेगा और स्त्रीलिंग के पास स्त्रीलिंग रहेगा। जिस वस्तु के साथ पुल्लिंग क्रिया जची वो पुल्लिंग मान लिया, और जिसके साथ स्त्रीलिंग क्रिया जची उसे स्त्रीलिंग मान लिया। मतलब उसका कोई लिंग से संबंध नहीं है। तो हमको एक लिंग दिखाओ वस्तु में, हम समझ जाएंगे कि तुम्हें लिंग दिखता है सब कुछ। हाँ, हमसे पूछो, उनसे ना पूछो। वो सिर्फ एक काम करता है मनुष्य का, वो सजीव नहीं है, निर्जीव। साइंस की बात अलग रखना। व्याकरण में पेड़ निर्जीव है, व्याकरण में पेड़ निर्जीव है। साइंस में सिर्फ एक काम करता है, वो हमारी तरह सांस लेता है, बस, और कुछ नहीं। नो फीलिंग तो नो करता। हाँ, बोल तो रहे, सांस लेगा तो बढ़ जाएगा ही, प्रजनन करेगा, ठीक है। अब तुम जैसे बच्चा पैदा करोगे वो थोड़ी कर सकता है। मैंने कहा ना, कुछ क्रियाएं सेम होती हैं, पूरी तरह से। साइंस में पढ़ो, सजीव के 5 लक्षण होते हैं, 5 में से वो 3 करता है, 2 नहीं कर सकता।
ठीक है। और व्याकरण में इसको हमेशा क्या बोलोगे? पदार्थ। सूर्य को क्या बोलोगे? पदार्थ। पृथ्वी को क्या बोलोगे? पदार्थ। अभी नहीं, अभी पहले समझो, सब पढ़ा चुके हैं संज्ञा में, ठीक है। तो अब यहां पे बात कीजिए कर्ता की। तो कर्ता समझ में आया ना? कौन होगा? पहले कर्ता पे बोलो। केवल सजीव। और कर्ता में कौन कौन आएगा? ये लिखा है, बस। इसके अलावा, क्योंकि प्राणी अपने आप क्रिया कर सकते। अब दूसरी बात आती है, एक एग्जाम्पल लिख दे इसका। तुम नहीं कहोगे एग्जाम्पल नहीं लिखा। जैसे तोता अमरूद खाता है, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। लेकिन अब सही बात है, इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि कोई भी निर्जीव वस्तु कर्ता नहीं कहलाता। कोई भी निर्जीव पदार्थ कर्ता नहीं कहलाएगा। क्योंकि उसकी इच्छा नहीं होती। इच्छा नहीं होती। एक चीज, लेकिन निर्जीव पदार्थों के साथ क्रिया शब्द लगाकर सभी निर्जीव पदार्थ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो भागों में बांटे गए हैं। इनका लिंग से कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। सिर्फ क्रिया लगा के दो भागों में बांट दिए गए, ये अच्छे से याद रखिएगा। कोई कभी किसी पदार्थ को कर्ता नहीं कहेगा। अगर कर्ता आपने कहा तो आपका खुद ब खुद पता चल जाएगा। हम नहीं साबित करने आएंगे, तुम्हें जवाब खुद मिल जाएगा इस वाक्य में वो कर्ता नहीं है, ये याद रखिएगा। एक सिर्फ निर्जीव पदार्थों के साथ क्रिया शब्द लगाकर उन्हें दो भागों में बांटा गया। वो दो भाग कौन से हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, दिखाते हैं आपको। ग्रह में दो नाम आते हैं, आते हैं, एक पृथ्वी और एक मंगल लेते हैं, ठीक है। अब हाँ, ग्रह ही है, 9 ग्रह होते, 9 ग्रह होते। पृथ्वी भी आते, मंगल भी ग्रह पे आता है। मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि सब आते हैं, ठीक है। अब ये दो सिर्फ संज्ञा है, हमको पता नहीं है कि कौन पुल्लिंग कौन। तो व्याकरणाचार्य ने सोचा पृथ्वी होती है, तो इसलिए पृथ्वी क्या हो गई, और मंगल होता है, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग। हाँ, अब वो तो मर गए बेटा, वो तो तुम जाओ ऊपर तब बताओ, मैं नहीं बता पाऊंगी। सिर्फ मैंने इतना बताया कि उन्होंने दुनिया के सारे निर्जीव पदार्थों को क्रिया के आधार पर दो भागों में बांट दिया। जिसके साथ उनको ये लगा कि ये स्त्री है, मतलब स्त्री की तरह फील हो रही है, वो होती लगा दी। और जिसके साथ उन्हें लगा कि ये पुरुष की तरह लग रहा है, तो उसके साथ है, मतलब
हिंदी का नहीं, पहले संस्कृत बात कीजिए। संस्कृत हिंदी दोनों एक ही चीज है, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने नहीं दी है आपको हिंदी में, जो मैं ये पाणिनि बताएंगे, और पाणिनि जा चुके हैं। माना जा रहा है, अगर माना ना जा रहा होता तो दही जो बेटा, दही जो तुम खाते हो, तुम्हें उसमें कौन सी चीज पुल्लिंग दिखती है? दही में कौन सा भाग तुम्हें पुल्लिंग दिखता है कि वो पुल्लिंग हो गया? फिर वही बात, जो हमने पूछा वो जवाब दो। ये किसने बनाया? तुम्हारे घर के लोगों ने, मेरे घर के लोगों ने, या किसी विदेश के लोग ने? किसने बनाया? दही को पुल्लिंग किसने बनाया? व्याकरणाचार्य। और वो किताब लिखकर जा चुके हैं, वो धरती पे मौजूद नहीं है आपके उत्तर देने के लिए। समझ में आई बात? उसी दही से छाछ बनती है, मगर छाछ स्त्रीलिंग है। ये कैसे डिक्लेयर हुआ? ये कैसे डिक्लेयर हुआ? उन्होंने बनाया। और हम लोग के बीच लड़ाई ना हो, जैसे आज ये है, ये बहस ना हो, इसलिए हम उनके बताए हुए नियमों पे फॉलो करते हैं। बात समझ में आई? तो हम लोग केवल बता सकते हैं, ये नहीं बता पाएंगे कभी भी कोई भी टीचर कि उन्होंने ये क्यों सोचा, क्योंकि वो सब कुछ नियम बताकर चले गए हैं। और आज तक, अभी तक किसी आयोग ने कोई बदलाव, कहीं पढ़ा है तुमने कि दही स्त्रीलिंग है? तुमने कहीं पढ़ा? इतने सालों में 20-22 साल उम्र हो रही है, कहीं पढ़ा है छाछ पुल्लिंग है? और अपनी बॉडी गिनो, आंख होती है, लेकिन इसी को नेत्र बोलोगे तो पुल्लिंग है। ये एक आंख दो लिंग कैसे ले रही है? शब्द पे रहिए, किसी के बॉडी में मत घुसिए। क्या पे रहना है? जो चीज उन्हें पुल्लिंग लगी उसको पुल्लिंग मानना है, और जो चीज वो बना के गए स्त्रीलिंग, उसको स्त्रीलिंग मानना है। अपना नियम कोई नहीं लगाना है। हाँ, तो आप लगा लो, क्योंकि आपको पेपर में नंबर नहीं चाहिए तो आप लगा लो। लेकिन अगर पेपर में नंबर चाहिए तो हमें व्याकरणाचार्य जो नियम बना के गए हैं वही, जिस तरह से तुमने ये लिखा 12 नंबर, और यही 2 को अगर हम करें तो 21 नंबर, ये गणिताचार्य बना के चले गए, बना के गए हैं। जबकि देखो अंक एक ही चीज है कि नहीं है? तो अब तुम इसको तोड़ना मरोड़ना चाहते हो तो तुम ऐसे लिखो भैया, क्या हमारा ये है नंबर, तुम्हारी इच्छा। तो देखो, क्लास में उनकी सोच पे बात नहीं करना है, आपको चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि ये नंबर दिलाएगा। मैंने पहले भी अभी आपको, आप अपने विषय से भटक रहे हैं, और जो लोग अपने विषय से भटकते हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते। विषय पे रहिए, मैंने पहले भी कहा था, विषय पे रहिए। व्याकरणाचार्य जो नियम बना के चले गए हैं, तुमको मंगल लग रहा है कि स्त्रीलिंग है, लगा लेना, मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुमको मानना है कि हाँ हमको हिंदी में नंबर चाहिए और हमें व्याकरणाचार्य के नियम को फॉलो करना है, हम बिना किसी नियम को फॉलो किए ठीक हो सकते हैं? बिना किसी फॉलो किए हुए हम समाज में रह सकते हैं? नहीं, विचार मत रखिए, वो विचार बेकार विचार है। उस विचार पे अगर आपको तर्क करना होता तो आप इंटर में पूछ रहे होते, आप बीए में पूछ रहे होते। यहाँ टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसकी क्लास और उसके समय को बर्बाद करने के लिए दिमाग का बेकार का कचरा भाग है। जब हमको ये पता है कि हमें ये नियम पढ़ना और इसी नियम से हमको नंबर मिलना है, तो हम इस पे कोई तर्क नहीं करेंगे। तो क्या हमारे भी दिमाग में ये बात आई? उनको पृथ्वी में क्या दिखा कि उन्होंने इसको स्त्रीलिंग बोल दिया, और जबकि दोनों नहीं नहीं नहीं, हमने आपको तो इतना सिखा दिया, दूसरा टीचर तो आपको वो भी नहीं सिखाएगा। कुछ नहीं दबाया जाता, सिर्फ उनको सही ज्ञान नहीं दिया गया है। भाई कोई नियम अगर पूर्वज बना के चले आए हैं, जैसे आप आज फॉलो नहीं करते हैं, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, 5 बजे तक अपनी नित्य कर्म क्रिया करनी चाहिए, कितना फॉलो करते हो? और उसका नतीजा देख लो,
कभी उल्टी, कभी बुखार, कभी अनिद्रा, तुमने नियम बदल दिया, उसका भुक्तभोगी तुम ही हो, हम लोग नहीं है। जो मान रहे हैं वो सुखी हैं, जो नहीं है वो देख लो। कहाँ 100 साल वाला व्यक्ति, कहाँ 120 साल जीने वाला व्यक्ति आज 70 और 80 साल में सिमट गया है। उसके कारण ये दिनचर्या है, उसका कारण दिनचर्या है। ठीक, तो आप समझिए कि आपको क्या बदलना है। आपको नंबर चाहिए तो बदलिएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। कोई भी शब्द लोगे तो 2 क्रिया लगाना। क्या लगाएंगे? होता और होती, और अपने इच्छा मत थोपना। पहली बात, जो व्याकरणाचार्य बना के गए हैं उसी नियम को आप फॉलो करेंगे। जैसे चाय, चाय पी जाती है कि क्या कहते हैं, खाई जाती है। और खीर, लेकिन देखो चाय भी स्त्रीलिंग है और खीर भी, मगर दोनों के साथ क्रिया अलग अलग है। चाय पी जाती है और खीर खाई जाती है। तो ये नियम हम लोग जैसे टीचरों ने नहीं बनाया है, ये नियम वो बनाकर चले गए हैं और हमें उसी नियम पर खड़े रहना है। ठीक, अभी तक आयोग में ऐसा कोई विद्वान नहीं बैठा जो इन नियमों को बदल सके, कोई नहीं बैठा आज तक, चेक कर लो। ठीक है, ये बात हो गई इसकी, यानी कर्ता कभी भी निर्जीव पदार्थ को नहीं बोलेंगे। उसका क्या रीजन है, ये लाइन लिखी है, कोई भी निर्जीव पदार्थ कर्ता नहीं कहलाएगा क्योंकि उसकी इच्छा नहीं होती। एक चीज, ये बात समझ में आ गई होगी। अब कर्ता तो यहां पे हमारा कंप्लीट हुआ। एक हम क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं जो आपने राजपाल की किताब में कारक में देखिएगा और आदित्य में भी, वो क्वेश्चन देखिए। चिट्ठियां डाक द्वारा भेजी गई, सभी चिट्ठियां, इसमें उन्होंने कर्ता पूछा है, इसमें कर्ता कौन है, कौन है? चार ऑप्शन दे देते हैं। सभी चिट्ठियां डाक भेजी गई। अब बोलो, ये चेक कर लेना, ये किताब में मिल जाएगा। चिट्ठियां, अब आपने कहा मैडम अभी आपने पढ़ाया कि कोई निर्जीव पदार्थ कर्ता नहीं होगा, पढ़ा ना? क्या उन्होंने प्रश्न पे क्या किया, एक प्रश्न उन्होंने जीडी में पूछा, जहां सूर्य को उन्होंने कर्ता नहीं माना था, घोड़े को कर्ता मान लिया, और यहां उन्होंने चिट्ठी को कर्ता मान लिया। कैसे? हाँ, मतलब चिट्ठी भेजने का काम किसी ना किसी प्राणी द्वारा किया जाएगा। यानी वाक्य में अगर कोई ऐसी क्रिया है जो किसी प्राणी के द्वारा हो रही हो और उस वाक्य में कर्ता ना हो तो उस निर्जीव पदार्थ को भी हम कर्ता मान सकते हैं। जैसे पंखा चलता है, पंखा कर्ता नहीं है, लेकिन पंखा किसी ना किसी के थ्रू चलाया जाएगा। तो अगर प्रश्न ऐसा आता है, अगर पंखा चलता है उसमें कर्ता पूछ रहा है और आपको लग रहा है कि पंखा कोई ना कोई तो चलाएगा ना, तो याद रखिएगा वहां निर्जीव पदार्थ भी कर्ता माना जा सकता है। ये थॉट क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। ये क्वेश्चन दोनों आपको मैंने इसलिए करा दिए क्योंकि आप दोनों चीज आयोग को समझिए कि आयोग कैसे पूछता है। यही एक एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन एक कारक में आया था, कारक में आपको बता दिया। ठीक है, तो यही एक एग्जाम्पल था। तो अब हम अपने मन से इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें आयोग से आगे नहीं जाना है, आयोग के साथ चलना है, ये याद रखिएगा। आजकल के बच्चे सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ के आयोग से आगे चलने का काम करते हैं, इसीलिए वो अधर में लटके रहते हैं, और कोई बात नहीं है। आपने शिक्षा के नियम तो पढ़ा दिए मुझे, लेकिन ये भूल गए कि शिक्षा कहती है शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है और विकसित तभी होती है जब उसको सही नियम से पढ़ा जाए। नियम आपने तोड़ेंगे तो आप सही विद्यार्थी नहीं है, जीवन भर आप विद्या लेते रहिए, ज्ञान नहीं होगा। ये आपकी इच्छा है, लेकिन भाई बताना जरूरी है। ठीक, वो चीजें हैं। खैर, इसमें आपको एक लाइन लिख लीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए।
क्योंकि इसमें बताना पड़ेगा आपको। इसका क्या लिखा है, हाँ ये लिखाते हैं। कभी कभी वाक्य के आधार पर, वाक्य के आधार पर निर्जीव पदार्थ को कर्ता मान सकते हैं यदि उस पदार्थ के साथ लगी क्रिया, पदार्थ के साथ लगी क्रिया किसी प्राणी द्वारा की जाए, प्राणी द्वारा की जाए। सिर्फ इतनी बात याद रखिएगा। मुझे अभी तक यही एक क्वेश्चन ऐसा मिला जिसमें हम जवाब ढूंढते रह गए किताबों में, मगर कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं है कि इन्होंने इसमें चिट्ठी को क्यों। तब समझ में ये आया कि अगर कोई क्रिया किसी आदमी के थ्रू होगी तो ये समझ जाना कि वो पदार्थ भी कर्ता प्रश्न के आधार पर माना जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं, इस वाक्य में चिट्ठी को कर्ता इसलिए माना गया है क्योंकि इसे भेजने का कार्य प्राणी द्वारा होगा, प्राणी द्वारा होगा। आज की क्लास में हमने सिर्फ इतना ही सीखा बेटा, सिर्फ इतना सीखा कि क्रिया दुनिया में दो तरह की होती है, एक हमारी होना और एक करना। पहले होना, पहले होना बाद में नहीं, पहले होना और फिर करना। होना वो होता है जिसपे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, चाहे वो हमारा जन्म लेना हो, चाहे वो हमारा खाना, मतलब जैसे हमारा कुछ सोच हो, हमारी पलके झपकना हो, हमारी भूख जागना हो, नींद आना हो, ये सब हम पे नियंत्रण नहीं होंगी। लेकिन खाना खाना, हंसना, रोना, ये सब हम अपना नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये दो तरह की क्रियाएं होती हैं। फिर तीसरी बात मैंने आपको ये बताई कि कर्ता सिर्फ सजीव प्राणी होगा, उसमें किसी को निर्जीव पदार्थ को कर्ता नहीं कहेंगे, केवल इस प्रश्न को छोड़कर। इस प्रश्न में उन्होंने ये बताया कि निर्जीव पदार्थ को कर्ता तभी मानना जब उसके साथ लगी हुई क्रिया ये बताए कि ये काम किसी आदमी के द्वारा हो सकती है, तभी उस पदार्थ को हम कर्ता मान सकते हैं। जैसे अगर हमने कहा दूध उबलता है तो कोई ना कोई तो दूध उबालेगा ना, तो अगर उस वाक्य में उन्होंने पूछ लिया कि कर्ता कौन है तो हम कर्ता किसको मान सकते हैं, दूध को। लेकिन अगर हम ये कह दें राम दूध उबालता है, तब दूध को हम कर्ता नहीं मानेंगे, फिर राम को ही हम कर्ता मानेंगे, क्योंकि उबालने का काम जो है वो इस राम के द्वारा हो रहा है। ठीक, ये तो हो गई आपकी सिर्फ कर्ता की बारी। कर्ता में सिर्फ 5 लोग आते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु और मनुष्य। ठीक, पंखे को क्रिया उससे हो रही है, चलना इससे हो रहा है, इससे नहीं। ठीक है, अब आप लोग पूरा मैंने अभी बोला बॉडी में नहीं घुसना है, किसी चीज में नहीं घुसना है। आप लोग कई बार हम बता चुके हैं, आप शब्द पढ़ रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं, शब्द भंडार और शब्द की दुनिया। यहां हमें किसी इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिकल और डॉक्टरी थॉट को नहीं लेके चलना है। आप मुझे कोई किताब लाके दिखाना जिसमें दिखाओ पेड़ करता है, कभी नहीं कहेगा। मैं बता रही हूं कहां कहेगा, यही बेटा बात नहीं, 2 मिनट बात नहीं। सिर्फ कविता में कहा जाता है वो पेड़ रो रहा है, किसी वाक्य में बताना कि वो पेड़ रो रहा है, क्योंकि वाक्य के अकॉर्डिंग हमको चलना है। किसके अकॉर्डिंग चलना है, कविता में तो तुम कुछ भी कह दो तब चलेगा। ठीक है, सिर्फ चिट्ठियां, सिर्फ चिट्ठियां। उन्होंने आंसर चिट्ठियां दिया है। ये तुम अपने मोबाइल लाए हो, गूगल पे डालो,
मोबाइल नहीं है, जमा हो गया? अरे किसी का ले लो यार, ले लो, कोई तो लाया होगा। गूगल पे डालो, ये क्वेश्चन तुरंत आपको पता चल जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है, पुलिस एसआई वाला ही क्वेश्चन है, शायद वन रक्षक का है, तुरंत पता चल जाएगा। डालो कि बिना पढ़े थोड़ी ना कर पाएंगे बेटा। तो अब दूसरा पड़ाव हम लोगों का है कर्म। कर्ता हो गया, अब बताओ कर्म किसको कहते हैं? है? बोलोगे तभी तो सुनेंगे बेटा। कर्म किसको कहते हैं? क्या दिखा रहा है? नहीं नहीं, इसका बताओ, पूरी क्लास को बताओ कम से कम कि क्वेश्चन यही है ना, क्वेश्चन यही है ना, उसमें नीचे दिया होगा किस में आया है। हाँ, सभी विशेषण है, हमने सिर्फ आपको कर्ता पूछा उसमें क्वेश्चन में। फॉरेस्ट गार्ड में वन रक्षक, अभी बोला मैंने, बोला ना मैंने। उसमें कर्ता पूछा था, और कर्ता जानते हो किसको माना? चिट्ठिया को माना है ना, आयोग द्वारा दिया है। तो एक एक क्वेश्चन आपको करा रही हूं, तो इस पे विश्वास नहीं है, ये आपको खुरपेच लगी कि नहीं, हमको बहुत बहुत हम विद्वान बनेंगे, बनो, दिक्कत नहीं मुझे, इसीलिए तो मैंने कहा सभी, मतलब चिट्ठी के आगे लगाए ना सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण। याद आया? याद आया? सभी संज्ञा के पहले जो लगता है सर्वनाम, वो सर्वनाम नहीं होता, बल्कि अभी तो एक आध दो दिन पहले पढ़ाया बेटा। यस, चलो अब आओ कर्म, दूसरा पढ़ाओ, ये बहुत बड़ी चीज है। बताओ भैया कर्म किसे कहते हैं? कर्ता द्वारा जो किया जाता है वो क्रिया होती है। चलो अच्छा, वाक्य बताना। हाँ देखो, उसने बोला किताब की परिभाषा, और तुम सब बताना किस पे प्रभाव पड़ रहा है। पहले वाक्य में कर्म है? सारी क्लास बोलेंगे, नहीं तो इसी इसी क्लास में मैं ड्रॉप कर दूंगी, दूसरा टीचर वो ढूंढेंगे। अभी तक जो मैंने चैप्टर पढ़ाया वो सिर्फ हवा थी, यही आत्मा है। और अगर ये पढ़ना है हमसे तो मुंह से बोलो, पहले वाक्य में कर्म कौन, तुम्हें कौन दिख रहा है? ठीक, बोलते रही ना, रस्सी। ठीक, दूसरे में अच्छा, तीसरे में है ट्रेन, चौथे में है डंडे से, और कोई है? तुम सबको चारों में कर्म दिखा ना? हाँ, क्यों दिखा भैया तुम्हें कर्म इसमें? लोट पड़ रहा है, राइट। ये लिख के मर गए हैं, ये लाइन लिख के मर गए हैं, और हमें नहीं आया तो हम तुम्हें कहां से बताएंगे? अब इन चारों में
इसमें भी कर्म नहीं है, इसमें भी कर्म नहीं है, इसमें भी कर्म नहीं है, सिर्फ इसमें है, मगर ये नहीं है, ये है। अब तुम अपनी परिभाषा चिपकाओ कि लोड पड़ रहा है, तो लोड पढ़ाते रहो और कर्म नहीं दिखेगा, और कर्म नहीं आएगा तो भूल जाओ सकर्मक अकर्मक, हवा आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा बात सही है, मगर अभी दिखा रहे कारक, पहले जवाब दो। जिसकी मांग में तुम सिंदूर भरोगे सिर्फ वो तुम्हारी पत्नी होगी कि उसके साथ जितनी लड़कियां खड़ी होंगी वो सब? इधर 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 बोलो। जिसकी मांग में भरोगे सिर्फ वो पत्नी होगी कि 5 और खड़ी है उसके बगल में वो सारी होंगी? दंड पिटाई करेंगे। चलिए बताओ, सिर्फ वही होगी ना, वो 5? बस जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, हम सिखाएंगे। सिर्फ वही होगी ना, उन 5 से कोई लेना देना? चलो कारक चिन्ह में बताओ, को किसका चिन्ह है? कारक पढ़ो, कर्म। इस वाक्य में किसके साथ को लगाओगे? इस वाक्य में को किसके साथ लगाओगे? तो इसमें कर्म, क्योंकि उसका चिन्ह। इसमें किसके साथ लगाओगे? इसमें किसके साथ लगाओगे? इसमें लगाओ। अब डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा पढ़ाएगी कि कर्म कैसे पहचानते हैं, क्योंकि तुम लोग तो सारे विद्वान वाले पढ़ के थक गए, तो अब हम बताएंगे कि नाड़ी देखने पे कर्म कैसे दिखता है। हाँ, कर्म का सिर्फ एक ही काम है, को, एक ही पहचान है। जिस शब्द के साथ को चिन्ह लगा या छिपा होगा वही कर्म होगा। से और पर वाला कर्म नहीं होगा, जाओ चेक कर लेना कि तुम है। हाँ, ये साधन है, ये आधार है जो कि पढ़ाएंगे इसी क्रिया में, और ये अलगाव की जगह है। तो कर्म सिर्फ ये है और ये भी साधन है, हैं? हम क्यों विभक्ति से अलग करेंगे? जो जिसका है मैंने उसको वहीं पहुंचा दिया। तो कर्म के लिए पहचानना क्या जरूरी है? को। अगर को उसके साथ लगा है या छिपा है तो समझ जाना कि वही, बाकी और कोई चिन्ह कर्म और एक सिखाते हैं। तुम ही पढ़कर आए होगे कि सब प्रश्नों में जितने सकर्मक वाक्य होते हैं उनमें कब, क्या, क्यों, कहां इनका उत्तर मिलता है। हाँ या ना बोलना। हाँ बेटा, आप भी रुको, बंद नहीं करना। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, क्वेश्चन बनाओ इसको, है? अरे क्वेश्चन बनाओ, कहां उड़ते हैं? राम घर जाता है, कहां जाता है? घर जाता है। दोनों में किस प्रश्न का उत्तर मिला? कहां का? ये अकर्मक है वाक्य और ये सकर्मक है, क्यों है? इसमें कर्म नहीं है, क्यों? कर्म कैसे पहचाना? को नहीं है, इसमें कहां है? घर को। तो तुम्हारे वो विद्वान भी हार गए जिन्होंने तुम्हें ये पढ़ा के बड़ा किया है। प्रश्नों का उत्तर मिले तो वाक्य सकर्मक होता है, सर्वथा गलत। हमने नीचे बताया कि दोनों में प्रश्न बनाओगे तो एक ही प्रश्न बनेगा, कहां जाता है और कहां उड़ते हैं। मगर ये अकर्मक है क्योंकि इसमें को चिन्ह। ठीक है ना? समझ गए ना? तो कल और समझाएंगे। पढ़ो पढ़ो, कल और समझाएंगे। तो आज इतना ही रखो, कल कल
है क्या